Welcome students, welcome to classes of Surveying Engineering in your Unacademy on your YouTube channel Unacademy Gate C। और आप लोग जानते हैं कि अपना जो बैच चल रहा है दैट इज प्रिपरेशन फॉर IES एग्जाम, ES एग्जाम एंड गेट 2021 के लिए अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे साथ आप लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था सर्वेइंग इंजीनियरिंग, जिसको अपन जियोमेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। बात करें अभी तक जो अपन लोगों ने क्लासेस कवर कर चुके हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लोगों ने कवर किए थे, जिसमें बेसिक सर्वेइंग से लेके लेवलिंग, कंटूरिंग, आप लोगों का कंपास सर्वेइंग, सारी चीजें अपन लोगों ने डिस्कस करी और कुछ क्वेश्चंस भी अपन लोगों ने किए थे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिछली क्लास थी मेरी वो थी अपन लोगों ने स्टार्ट की थी टैक्योमेट्री के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को थियोडोलाइट से स्टार्ट किया था कि थियोडोलाइट क्या होता है, किस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट है और उसको अपन टैक्योमेट्री में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास होगी अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज की जो क्लासेस का अपन नेम ले हैं दैट इज टैक्योमेट्री पार्ट 2। सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स के लिए बताना चाहूंगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं कह सकता हूँ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हर एक क्लासेस आप लोगों को मिलती रहती हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे सेशन हैं जो आप लोगों की तैयारी में आप लोगों के बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। बात करें इस चैनल के शेड्यूल की, तो जैसे मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूँ, शेड्यूल आप लोगों को पता होगा। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो आप लोगों के मॉर्निंग आवर्स में चल रहा है। हिंदी मीडियम में जिसमें मृगांक सर और मैं आप मेरे साथ आप लोग सर्विंग पढ़ रहे हैं, ये बैच आप लोगों का शाम को है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, साथ ही साथ JEN की जो वैकेंसी आप लोगों के राजस्थान में आई हुई है RSM SSB की, उसमें भी आप लोगों के लिए बैचेस हैं जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट टाइम टू टाइम कवर हो रहे हैं। टाइमिंग है आप लोगों की 4 से लेके 7 बजे तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टैक्योमेट्री सर्वेइंग, जिसका बेसिक मैं कह दूं आप लोगों को कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था किस तरीके से टैक्योमेट्रिक जो सर्वेइंग होती है वो क्या होती है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो कुछ मैं अगर आप लोगों से बात करूं किस तरीके से टैक्योमेट्री की मैंने आप लोगों को कल बात कही थी। टैक्योमेट्री जो होता है आप लोगों का, ठीक है, इसका 3 नाम आप लोगों को मैंने कल बताए थे, चाहे आप उसको टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग कह लें उसको। ठीक है, एक और नाम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो क्या था, टैक्योमेट्री। ठीक है, इसको कई बार क्या कहा जाता है, टैक्योमेट्री भी कहा जाता है, और एक और इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज टेलीमेट्री। ठीक है, ये तीनों जो नाम है वो एक ही नाम है। ठीक है, और यहां पर मैं आप लोगों को मेंशन भी कर सकता हूं कि ये जो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग है इट इज अ ब्रांच, ठीक है, ऑफ एंगुलर सर्वेइंग, एंगुलर सर्वेइंग in which we measure we measure horizontal and vertical distance between 2 points, ठीक है, by means by ऑप्टिकल मीन्स आई कैन से। ठीक है, तो ये चीजें मैं आप लोगों को कल भी इसकी डेफिनेशन बताई थी कि अपना टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग किस तरीके से होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को थियोडोलाइट यूज करना पड़ता है। ठीक है, थियोडोलाइट के साथ मैं कह सकता हूं आप लोगों को मिलता है स्टेडिया डायफ्राग्राम। ठीक है, स्टेडी डायफ्राम को यूज करते हैं, तो जब मैं कह दूं कि मैं रीडिंग लेता हूं तो मुझे क्रॉस हेयर के साथ साथ स्टेडिया जो वायर्स होते हैं वो भी मुझे शो होते हैं, जो मेरे को स्टाफ जो होगा मेरा जिसमें मैं रीडिंग्स ले रहा हूं वहां पर मुझे स्टाफ क्या कह दूं इंटरवल मिलता है, या फिर मैं कह दूं स्टाफ इंटरसेप्ट आप लोगों को वहां पर मिल जाता है। ठीक है, ये जो आप लोगों को क्रॉस हेयर्स हैं, ये आप लोगों के जो प्लस का साइन बना रहे हैं दीज आर क्रॉस हेयर्स, और ये जो आप लोगों को दो जो आप लोगों को ये दिख रहे हैं दीज आर स्टेडिया हेयर्स। ठीक है, इनके अलग अलग शेप्स होते हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और जो स्टेडिया हेयर्स होते हैं मैं कह सकता हूं ये मेरे सेंटर से क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पर आप लोगों को मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग कहाँ यूज होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स के बीच में मैं कह दूं कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाए, चाहे वो रिवर के फॉर्म में आप लोगों को मिले,
चाहे आप लोगों को ब्रोकन ग्राउंड के में मिले, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर मेरा चेन सर्वेइंग करना, ठीक है, चेन सर्विंग वहां पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर मेरे को ऑब्स्टेकल्स आ चुके हैं, मैं चेन सर्विंग टेप सर्विंग नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशंस में मैं क्या कर सकता हूं, टैक्योमेट्रिक सर्विंग का यूज करके ए और बी पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, और यदि मुझे दो पॉइंट्स के बीच किसी पॉइंट्स का मैं कह दूं आप लोगों को वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, जैसे कि अपन लोग टिग्नोमेट्री में लेवलिंग में निकालते थे, वो भी आप लोग टैक्योमेट्रिक सर्विंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करें अपन लोग कि कंपेयर करें चेन और आप लोगों को मैं बता दूं टेप सर्विंग से, तो इट इज, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इट इज रैपिड एंड कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, इट इज रैपिड एंड कन्वीनियंट मेथड एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू चेन और टेप सर्विंग। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें तो मैं जो एंगल्स जो है मेरे, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पर अपन लोग क्या कर रहे थे, मैंने आप लोगों को थियोडोलाइट का भी एग्जांपल बताया था कि थियोडोलाइट को अपन ने कंपास सर्विंग की जगह यूज किया। क्यों? क्योंकि कंपास सर्विंग मेरे को उतने प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी, उसका जो लीस्ट काउंट बात करूं तो वो आप लोगों का ज्यादा था। थियोडोलाइट का मेरे पास 20 सेकंड ही मुझे लीस्ट काउंट मिल गया, ऑप्टिकल में और भी कम हो जाता है 1 सेकंड तक, तो मेरे को प्रिसीजन मिल रहा था, इस वजह से मैं थियोडोलाइट लाया। थियोडोलाइट में मैंने स्टडी डायफ्राग्राम यूज करके क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंसेस निकाल रहा हूँ, जिसको कह रहा हूँ मैं टैक्योमेट्रिक सर्विंग। तो आज अपनी क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो स्टडी डायफ्राग्राम होते हैं आप उनको यूज करते हैं टैक्योमेट्रिक सर्विंग के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, और जो वेरियस सिस्टम है आप लोगों के टैक्योमेट्रिक सर्वे को करने के लिए, ठीक है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडियर सिस्टम्स जो मिल रहे हैं, वो आप लोगों के किस किस टाइप के हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं आप लोगों को तीन आप लोगों को स्टडिया जो आप लोगों के सिस्टम्स होते हैं वो आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तीन जो सिस्टम्स हैं आप लोगों के, पहला हो गया जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको स्टडिया सिस्टम, दूसरा आपका होता है टेंजेंशियल सिस्टम, और तीसरा आपका होता है मेजरमेंट बाय मींस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी मैं कह सकता हूं टैक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स को लेने के लिए मैं तीन मेथड्स को फॉलो कर रहा हूं। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, तो पहला है मेरे पास स्टडिया सिस्टम, ठीक है, दूसरा है मेरे पास टेंजेंशियल, तीसरा है मेरे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब स्टेडिया सिस्टम के ही दो मेजर पार्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों का पहला होता है फिक्स्ड हेयर मेथड, दैट इज फिक्स्ड हेयर मेथड, एंड सेकंड वन इज मूवेबल हेयर मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी अपन लोग जानेंगे। ठीक है, टेंजेंशियल सिस्टम क्या होता है उसकी अब अपन बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आता है कि मेरे को कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा जो है अडॉप्ट होता है, तो अपन लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा सिस्टम जो अपन लोगों के टैक्योमेट्रिक में आप लोग यूज करते हैं दैट इज स्टडिया सिस्टम, और उसमें भी अपन लोग कौन सा यूज करते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड जो होता है वो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि भाई ये जो तीन सिस्टम दिए गए हैं उनको अलग अलग क्यों डिफाइन करा गया है। ठीक है, डिफाइन करने से पहले आप लोग एक चीज आप लोग अपने माइंड में जो अपन यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे वो ये है कि इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो तीनों मेथड मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, चाहे आप स्टडिया सिस्टम की बात कर लें, चाहे टेंजेंशियल की, चाहे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की, तीनों का जो प्रिंसिपल है वो कॉमन है। ठीक है, प्रिंसिपल कॉमन होने का मतलब ये है कि आप लोगों को जिस तरीके से रीडिंग जो लेनी है वो उसका सिस्टम कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग जो लेंगे वो कुछ ही रीडिंग्स अपन लोग उस तरीके से वहां पर कैलकुलेट करेंगे, चाहे उनको करने का मेथड अलग अलग हो, लेकिन रीडिंग वही लेंगे अपन हर मेथड से। ठीक है, तो आई कैन से द प्रिंसिपल कॉमन टू ऑल थ्री सिस्टम इज टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एंड देयर डिस्टेंस इन एलिवेशन। ठीक है, मेरा क्या करना है, मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आप लोगों को मिलेगा वो कह दूं ये डी है, और साथ ही साथ आप लोगों को उसके वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको भी फाइंड आउट करना है, जिसको मैं वी से शो कर देता हूं। इस दोनों चीजों को निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन दो ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है बाई ऑब्जर्विंग।
दो जो ऑब्जर्वेशन अपन लोगों को लेनी है वो क्या लेनी है, एंगल के फॉर्म में आप लोगों को लेनी है कि मुझे टैक्योमेट्रिक टैक्योमीटर जो मेरा होता है, थियोडोलाइट जो होता है जिसमें स्टडी डायफ्राम लगा होता है, उसी को अपन टैक्योमीटर यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, उसकी मदद से दो एंगल्स आप लोग निकालेंगे। पहला जो है आप लोगों का, फर्स्ट वन इज the angle at the instrument at A subtended by a known short distance along a staff capped at B। यानी जो आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, जो टैक्योमीटर जो रखा हुआ है, वो A पॉइंट पे आप लोग रख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि जब मैंने B पर मेरा स्टाफ रखा, A पॉइंट पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है, B पॉइंट पे मेरा स्टाफ है, ठीक है। तो कितना एंगल आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस जो है, आप लोगों को जो पता हो मुझे, ठीक है, वो कितना एंगल आप लोगों का बना रहा है वो मुझे निकालना है। दूसरा जो चीज आप लोगों को निकालनी है वो निकालना है आप लोगों को वर्टिकल एंगल। पहला क्या था, पहला था मेरा ए पॉइंट पर मेरे को क्या रखना है, मुझे इंस्ट्रूमेंट रखना है, ठीक है। बी पॉइंट पर मुझे क्या रखना है, स्टाफ रखना है, और देखना है कि ये जो एंगल बन रहा है वो आप लोगों का एंगल कितना फॉर्म होगा। दूसरा है मेरा वर्टिकल एंगल, जो कि मेरा बी से ए के लिए बन रहा है, ठीक है। वर्टिकल एंगल टू बी फ्रॉम ए से बी का जो वर्टिकल एंगल है वो भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये दोनों जो एंगल्स हैं आप लोगों को हर एक मेथड के लिए ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अपन फिर से अपने उस बैक टू क्वेश्चन अपने वापस आते हैं कि भाई मेरे को जो स्टडिया जो मेथड मिल रहा था और जो टेंजेंशियल मेथड मुझे मिल रहा था, उनमें बेसिक फर्क क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग जानेंगे डिफरेंस इन मेथड, और यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं फिक्स्ड हेयर मेथड, ठीक है, फिक्स्ड हेयर मेथड। तो इस मेथड का अगर मैं आपको बता दूं, इस मेथड में आप लोगों को क्या करना होता है, जो आप लोगों के स्टडिया जो वायर्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने स्टडिया डायफ्राम में जो आप लोगों ने वायर्स देखते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, तो मैं कह दूं कि वो फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहने का मतलब ये है मेरे आपसे कि यदि आप लोग जब रीडिंग्स लेंगे तो क्रॉस हेयर से जो स्टडिया वायर्स होते हैं, इनका ये जो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, ये एस की वैल्यू क्या रहती है, मेरी कांस्टेंट रहती है, या फिर मैं कह दूं ये मेरी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। तो वो मेथड मेरा कहलाएगा फिक्स्ड हेयर मेथड, ठीक है। तो यहां पर आप लोग डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, ठीक है, आई कैन से इन दिस मेथड स्टडिया डायफ्राम, ठीक है, स्टडिया डायफ्राम have constant or fixed distance between स्टीडिया वायर्स, ठीक है। स्टीडिया वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो वो मेरा फिक्स्ड हेयर मेथड कहलाएगा। यानी जब भी मैं इसमें रीडिंग लूंगा, आप लोगों का जो इंटरसेप्ट है वो आप लोगों का चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज मेरे को यहाँ तक फिक्स्ड हेयर मेथड में क्लियर हो चुकी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, इस वजह से वो जानना भी जरूरी है, ठीक है। आप लोगों से कई बार इसका नाम दूसरा पहुंचा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें कि फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, स्टीडिया मेथड, ठीक है। इसको सिर्फ स्टीडिया मेथड के नाम से ही जाना जाता है। तो अगर आप लोगों के पास कभी क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों को स्टडिया मेथड ही वहां पर लिखा हो, तो आप लोगों को वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर फिक्स्ड हेयर मेथड की बात चल रही है, या फिर आप लोगों को मैं कह दूं जो मूवेबल फिक्स्ड था, ठीक है, यानी जहां पर आपकी वैल्यू चेंज होगी, जिसको अपन अभी सब्सटेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि उसमें क्या रहता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में आप लोगों को स्टडिया मेथड दे रखा है, यानी वो फिक्स्ड हेयर मेथड की ही आप लोगों से बात कर रहा है, ठीक है।
दूसरा जो मेथड है मेरे पास, ठीक है, वो है मेरे पास सब्सटेंस मेथड। ठीक है, सब्सटेंस मेथड को ही मैं क्या कहता हूं, मूवेबल हेयर मेथड कहता हूं। इसी का क्या नाम दिया गया है, मूवेबल हेयर मेथड। तो अगर मेरे को वहां पर चाहे सब्सटेंस मेथड कह दे चाहे मूवेबल कह दे, एक ही बात है, जैसे स्टेडिया और फिक्स्ड हेयर एक ही बात होती है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो इस मेथड में आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो सेम होता है, सिवाय इस चीज की कि जो आप लोगों का स्टेडिया इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पर वो वेरिएबल रहता है। वेरिएबल रहने का मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो क्रॉस हेयर है, उसके बाद जो मेरे पास ये स्टेडिया वायर्स हैं, इनके बीच का जो इंटरवल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आप लोगों का चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है पहले की तरह। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दे दी है। दिस मेथड इज सिमिलर टू फिक्स्ड हेयर मेथड except that Styria interval is variable. Second point, in substance method, the staff intercept, that is the distance between the two targets, ठीक है, is kept fixed, while the Styria interval, that is the distance between the Styria hair is variable. यानी इस मेथड में अपन लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड में अपन लोग इस चीज को तो अपन कह सकते हैं कि s वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन जो आप लोगों को मैं कह दूं, जो स्टाफ इंटरसेप्ट जो होगा आप लोगों का, ठीक है, स्टाफ इंटरसेप्ट जो रहेगा उसको अपन लोग क्या करते हैं, उसको अपन फिक्स्ड रखते हैं। ठीक है, यानी जो दो टारगेट्स मुझे देखने हैं, यानी ये मैं दो पॉइंट्स को कंसीडर कर लेता हूं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, जबकि इनको देखते वक्त मैं कह सकता हूं जो मेरे जो स्टाफ इंटरसेप्ट है, स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब मैं टेलीस्कोप टैक्योमीटर से स्टाफ को देखूंगा तो वो दो पॉइंट्स जिन पर मुझे रीडिंग्स दिखाएगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आप लोगों का स्टाफ इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज तो मेरी क्या है इस केस में, कांस्टेंट है, जबकि यहां पर मैं कह दूं जो एस मेरा स्टीडिया इंटरवल है वो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स का जो बेसिक जो फर्क है वो आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, बात करें तीसरे मेथड की, जो कि है आप लोगों का टेंजेंशियल मेथड। ठीक है, टेंजेंशियल मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है, टेंजेंशियल मेथड, तो आप लोग देखेंगे ये जो मेथड है इसमें आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जो मेरे स्टेडिया वायर्स है, जो स्टेडिया हेयर्स है, वो मेरे यूज नहीं हो रहे। ठीक है, इन टेंजेंशियल मेथड आई कैन से टेंजेंशियल मेथड, तो इसके लिए अपन लोग एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को लिखा देता हूं कि द स्टेडिया हेयर्स आर नॉट यूज्ड। अब स्टेडिया हेयर्स आप लोगों के यहाँ पर इस मेथड में यूज नहीं हो रहे, तो फिर अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं, अपन लोग रीडिंग किससे लेंगे, तो अपन लोग जो रीडिंग्स लेंगे हॉरिजॉन्टल की, वो अपन लोग लेंगे, तो आप लोगों के जो हॉरिजॉन्टल जो क्रॉस हेयर्स आपको मिल रहा है उसी से मैं रीडिंग लेता हूँ। ठीक है, क्या यूज करूंगा मैं, द स्टेडिया हेयर्स आर नॉट यूज्ड, वी यूज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास क्रॉस हेयर्स आप लोगों को मिल रहे हैं उसी की जो रीडिंग आएगी, जहां पर वो वर्टिकल, मैं कह दूं आप लोगों के स्टाफ को जो रीडिंग को जहां पर पढ़ेगा उसी को यूज करके मैं अपनी रीडिंग्स को लेता हूं, तो वो मेरा मेथड कहलाता है टेंजेंशियल मेथड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये जो तीनों मेथड हैं उसमें जो डिपेंडेंसी हो रही है वो मेरी डिपेंडेंसी हो रही है स्टेडिया हेयर्स के ऊपर। फिक्स की बात करेंगे, स्टेडिया हेयर्स का इंटरवल फिक्स रहेगा। सब्सटेंस या फिर मूवेबल की बात करेंगे तो वहां पर वो वेरिएबल रहता है।
टेंजेंशियल में मैं स्टडी हेयर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैं रीडिंग्स लूंगा वो किसके बलबूते पे लूंगा, सारी की सारी क्रॉस हेयर्स के ही बेसिस पर मैं लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि जो पूरा जो टैक्योमेट्री है इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, यानी जो अपन सर्वे इसको कर रहे हैं उसके पीछे कोई तो प्रिंसिपल होगा कि जिससे अपन लोग सारे डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपसे कह दूं कि जो इस पूरे आपके टैक्योमेट्री के पीछे जो प्रिंसिपल छुपा हुआ है वो प्रिंसिपल आप लोगों का छुपा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आई कैन से प्रिंसिपल is based on principle of isosceles triangle। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मेरा कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स मेरी क्या हो? बराबर हो, उसको मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता हूं। ठीक है, और यदि मेरी दो साइड बराबर हैं तो उसमें आप लोगों को पता है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों का रेशियो होता है डिस्टेंस, ठीक है, वेयर द रेशियो ऑफ डिस्टेंस और जो बेस लेंथ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बेस और लेंथ ऑफ बेस का जो मेरा रेशियो रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। समझते हैं कैसे? मैं इसको आप लोगों को टैक्योमेट्री में जो अपन करते हैं वहां पर भी समझाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ इस फिगर में आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों का आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो मान के चलते हैं कि यदि मेरा ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा हुआ था, यहां से मैं लाइन ऑफ साइट अगर जाती है और मैं इसको नाम दे दूं, यदि दिस इज माई O and this is A and this is B, तो I can say OA is equals to OB। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल मेरा? OAB। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो मेरी लाइंस हैं, ये मेरी बेस लाइन जो जा रही है OC, ठीक है, दिस इज माई OC लाइन, और ये OC लाइन पर क्या है? बिल्कुल इसके बराबर हैं दोनों, जो आप लोगों को दिख रहा है एंगल। तो यहाँ पर मैं एक रेशियो निकाल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है आप लोगों को जो मिल रहा है S1, ठीक है, अब डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम दी, आई कैन से द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन माई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट इज D1। दूसरा, ये जो इंटरसेप्ट अगर मैं मिल रहा है S2, जो कि मैं अपने स्टाफ को थोड़ा सा दूर रख के मुझे इंटरसेप्ट मिल रहा है, तो S2/D2, और जब मैंने स्टाफ को और दूर रख दिया तो S3/D3, ये क्या होगा? ये मेरा कांस्टेंट होगा, जिस कांस्टेंट को मैं C के बराबर पर डिनोट कर रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, जैसे जैसे आप लोगों का स्टाफ जो है वो दूर जाता चलेगा, आप लोगों को जो इंटरसेप्ट मिलता है, स्टाफ इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू क्या होती चलती है? इंक्रीज होती चलती है। ये मैंने आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने टैक्योमेट्री कल की मेरी क्लास नहीं ली हो, या फिर उनको थियोडोलाइट जो है वो आप लोगों को उसके लिए कंफ्यूजन हो, तो सबसे पहले आप लोग मेरी उस क्लास को भी जरूर देखें, ताकि आप लोगों के आज के जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखें अगर नहीं देखा है। तो अब अपन आते हैं, ये मैंने प्रिंसिपल बात कर ली कि जो मेरा प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है मेरा किस पर? प्रिंसिपल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पर। अब बात करते हैं कि अपन किस तरीके से इस प्रिंसिपल को मेरे टैक्योमेट्री के केस में लगाएंगे, जब मैं एक्चुअल में कहीं पर टैक्योमेट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम अपन लोगों ने क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ स्टीडिया मेथड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का जो स्टीडिया मेथड है वो आप लोगों का बेस्ड होता है प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है अपन लोगों के पास? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस इज कांस्टेंट इन सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल का रेशियो आ गया। तो अब अपन इसको समझते हैं कि इसको कैसे अपन लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक फिगर दिख रहा है, जिसमें आप लोगों को मैं कह दूं कि O पॉइंट से आप लोग अपने स्टाफ को क्या कर रहे हैं? अपने स्टाफ को देख रहे हैं। स्टाफ की जो पोजीशन है, पहले पहले मेरी पोजीशन यहाँ पर थी, तो आप लोगों को जो स्टाफ इंटरसेप्ट मिल रहा है वो मिल रहा है मेरा A2 और B2। फिर दूसरा मेरा स्टाफ मैंने थोड़ा सा आगे जाके रखा, तो मुझे जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो मिल रहा है A1 एंड B1। ठीक है, और जब मेरा स्टाफ सबसे दूरी पे जाके मैंने रखा है तो मुझे स्टाफ की रीडिंग मिल रही है A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज एज्यूम कर लेता हूँ,
लिख देते हैं अपन लोग let us let us say the two rays OA and OB, ठीक है, be equally inclined to the central ray, और सेंट्रल रे है मेरे पास OC, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरी OA जो लाइन गई है ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो मेरी रे गई है, ठीक है, इसका जो मेरा इंक्लिनेशन है, ठीक है, और जो मेरा इंक्लिनेशन है इस OB का, ये वाली लाइन के, इस रे की बात कर रहा हूं, ये आप लोगों को इक्वल है सेंटर वाली आप लोगों की जो रे जा रही है। यानी मैं कह दूं अगर ये मेरा हाफ एंगल बीटा बाई 2 है तो ये भी मेरा बीटा बाई 2 होगा, तो पूरा एंगल मेरा कितना हो चुका है, वो मेरा बीटा के बराबर हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों के जो A2 है, A2 B2, A1 B1 and I can say AB are the vertical intercepts। ये क्या है अपन लोगों के वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो यदि ऐसा है तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि मेरा ये क्या बन रहा है, एक तरीके से मुझे क्या मिल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल रहा है। अगर फर्स्ट ट्राइंगल में A2 B2 की बात करूं तो मेरा OA2, ठीक है, और OB2 क्या हो जाएंगे, सिमिलर मेरे हो जाएंगे, ठीक है। यानी मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल गया यहाँ पर। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर ट्राइंगल्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल मुझे मिल जाएंगे कि A1 B1 मेरा सिमिलर ट्राइंगल आ गया और आइसोसेलेस भी आ गया। इसी तरीके से OAB हो जाएगा। तो यदि ऐसा है तो मैं जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा OC2 है रे, ठीक है, और रेशो कौन सा, A2 B2, दिस विल बी इक्वल्स टू OC1, ठीक है, और वर्टिकल इंटरसेप्ट वहां पर कितना है, A1 B1 इक्वल्स टू OC डिवाइडेड बाई आई कैन से AB। यानी मैं क्या ले रहा हूं, O से C तक का डिस्टेंस लिया तो वर्टिकल इंटरसेप्ट लिया A2 B2। यदि मैंने OC1 तक लिया है तो मैंने वर्टिकल इंटरसेप्ट लिया A1 B1, और जब C तक लिया है तो A और B, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये मैं कह सकता हूं किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, ठीक है। यदि उस कांस्टेंट की वैल्यू को मैं क्या लिख दूं, K लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, K। तो K की जो वैल्यू मेरे पास होगी वो मेरे पास आती है हाफ कॉट बीटा बाई 2, ठीक है। K जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू होती है मेरे पास हाफ कॉट बीटा बाई 2, ठीक है। तो आई कैन से कि जो मेरा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो आपस में क्या है, उनके जो रेशो है बेस के साथ वो आप लोगों के बराबर हैं किसी एक कांस्टेंट के। उस कांस्टेंट को मैंने आप लोगों को शो किया है किससे, K से, ठीक है। यहां तक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यदि मैं आप लोगों को कह दूं कि जो मेरा बीटा है, जो आप लोगों के जो दो रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, या फिर उसको किसी एक वैल्यू के बराबर मैं रखकर कुछ टर्म्स निकाल सकता हूं जिससे मुझे समझ में आएगा कि इस K का जो वैल्यू है वो कैसे यहाँ पर फाइंड आउट होगी, ठीक है। क्योंकि जो मेरा K है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मेरा बीटा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लियरली कह सकता हूँ K इज डिपेंडेंट ऑन माई बीटा, ठीक है। तो यहां पर अपन एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ठीक है, यहां पर कि K आई कैन से K इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, ठीक है। K जो है आप लोगों का बीटा के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। और यदि इफ आई कैन से आप लोगों बीटा की वैल्यू को रख लेते हैं 32, आई कैन से 34, सॉरी 34
ठीक है, एंड मिनट्स आर 2264 सेकेंड्स अगर आप लोग इसको रख लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यदि बीटा की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो यहां से जो मुझे के मिलेगा, ठीक है, के की जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी वो आती है मेरे पास 100, ठीक है, के कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, 34 आवर्स 22 मिनट 64 सेकेंड अगर मैं वैल्यू रखा हूं बीटा की और मुझे के का वैल्यू मिल गया है 100, तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, जब ओ पे आप लोगों ने कोई एक पॉइंट आप लोगों ने कंसीडर किया है ओ, उस पे इंस्ट्रूमेंट रख के जब मैं वर्टिकल इंटरसेप्ट ले रहा हूं और जो मुझे मिल रहा है ए बी के बराबर मान लेते हैं, और मेरा इस बीटा की वैल्यू को मैंने कितना ले लिया है 34 22 64 ले लिया है, तो ये मुझे 100 टाइम्स मिलेगा, ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट विल बी 100 टाइम्स आप लोगों को वो कहां पर मिलेगा, 100 टाइम्स मिलेगा आप लोगों को अपने जहां पर आप लोगों ने स्टाफ रखा है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, इफ बीटा इक्वल्स टू 34 आर 22 मिनट 64 सेकेंड, ठीक है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है, ओ टू बी, ओ टू बी, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा आप लोगों का आप लोगों के स्टाफ का और ओ का, यानी ठीक है, बी क्या है मेरा जहां पर स्टाफ रखा हुआ है इज 100 टाइम्स ऑफ वर्टिकल, आई कैन से 100 टाइम्स ऑफ वर्टिकल स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है, तो जो वहां पर आप लोगों को वर्टिकल इंटरसेप्ट मिल रहा होगा उसका 100 टाइम्स हो जाएगा आप लोगों का जो डिस्टेंस है मेरा ओ से लेके मेरे स्टाफ का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है और इसका आई होप आप लोगों को मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है, जहां पर मैंने स्टाफ रखा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस मुझे डी अगर आ रहा है तो वो डिस्टेंस मेरा 100 टाइम्स हो जाएगा जो मुझे वहां पर इंटरसेप्ट मिल रहा है, यानी एस जो मिल रहा है उसका डी जो होगा 100 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, कब, जब मेरे बीटा की वैल्यू है 34 आवर्स 22 मिनट्स एंड 64 सेकेंड्स, ठीक है, तो यहां तक ये चीज मेरी क्लियर हो चुकी है। इसकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक्चुअल प्रैक्टिस में आप लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन ली है, ठीक है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में मैंने ऑब्जर्वेशन ली है वो आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी लाइन को हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और अपनी लाइन ऑफ साइट को आप लोग इंक्लाइंड भी रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस केस में आप लोग जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये फिगर, ठीक है, इस केस में अगर मैं कहूँ बात को तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, दिस इज माय एलओएस, और वो किसी एक इंक्लिनेशन पे भी हो सकती है, दिस इज माय इंक्लाइंड, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। तो दोनों ही हो सकती हैं अगर मुझे रीडिंग लेनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का जो स्टाफ जो आप लोगों ने रखा है, ये स्टाफ जो आप लोगों को दिख रहा है, इस स्टाफ को या तो आप वर्टिकली भी रख सकते हैं और नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट भी आप लोग रख सकते हैं। इस चीज को आप लोग समझें कि यदि मेरा चाहे आप लोगों की लाइन ऑफ साइट कैसी भी हो, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे आप लोगों की हॉरिजॉन्टल हो, तो मैं चाहूं तो स्टाफ को उस पॉइंट पे सीधा भी रख सकता हूं, ठीक है, और यदि अगर मैं चाहूं कि मेरा इंक्लाइंड है और मेरी इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के साथ ही मेरा जो स्टाफ है वो 90 डिग्री बनाए, तो मैं उसको 90 डिग्री पे भी रख सकता हूं, चाहे मुझे उसको क्या करना पड़े, थोड़ा सा इंक्लाइन करना पड़े मेरे स्टाफ को। और इस चीज को अपन सॉल्व भी करेंगे आगे कि किस तरीके से अपन किस पॉइंट पे स्टाफ को इंक्लाइन रखते हैं, और इंक्लाइन रखने पर भी वो मेरा लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल रहता है, ठीक है, क्या रहता है, लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल रहता है या फिर मैं उसको क्या रखूं, वर्टिकल रख दूं, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्राम के तौर पर अगर आप लोगों को समझाऊं तो यदि ये मेरा कोई ग्राउंड है, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मेरी लाइन ऑफ साइट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट अगर जा रही है तो ये अगर मैंने इस तरीके से ये स्टाफ रखा है तो दिस इज माय वर्टिकल स्टाफ,
और सेकंड केस में मैं कह दूं कि मेरी लाइन ऑफ साइट इस तरीके से जा रही है और मैंने स्टाफ इस तरीके से रखता हूं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो दिस इज माय सेकंड केस नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। ये दो केसेस आप लोग दोनों केसेस को अपन लोग फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या निकालना है, अपन लोगों को डिस्टेंस और एलिवेशन के फॉर्मूलों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर दी हॉरिजॉन्टल साइड शुड बी ड्राइव। मैं हॉरिजॉन्टल साइड रख रहा हूं, यानी मेरी लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। उस केस में मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं कि आप लोगों का डिस्टेंस और एलिवेशन यानी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी और दो पॉइंट्स के बीच की वर्टिकल दूरी को निकालना चाह रहा हूं जब मेरे पास हॉरिजॉन्टल साइड है, यानी जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो बिल्कुल सीधी है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को आप लोग अच्छे से समझें कि इस फिगर में आप लोगों को क्या क्या चीज आप लोगों को यहाँ पर समझा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि मेरा ये जो O पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इस फिगर में O क्या है आप लोगों का, O इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, O क्या है, मेरा ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्टिव का फॉर एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस टाइप का है आप लोगों का, एक्सटर्नल फोकसिंग है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आप लोगों को बताए थे, अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। तो यहाँ पर जो टेलीस्कोप यूज हो रहा है वो एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप है और ओ उसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, एंड लेट ए सी एंड बी, ठीक है, आर ए सी एंड बी आर द पॉइंट्स वेयर the three lines where the three lines of sight, ठीक है, corresponding where three lines of sight corresponding to the three wires are, I can say three wires are cut down। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जब मैं आप लोगों का जो टेलीस्कोप है उसमें आप लोगों को मैंने बताया क्रॉस हेयर्स होते हैं और दो आप लोगों की स्टेडिया हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन लाइन जो आप लोगों के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन जो पॉइंट हैं वो मेरे कहाँ कट रहे हैं स्टाफ पर, ए सी एंड बी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए सी बी मेरे वो तीन पॉइंट्स हो गए हैं जहां पर मेरे स्टेडिया वायर्स और क्रॉस हेयर आप लोगों को कटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से बी सी एंड ए, ठीक है, स्मॉल यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ये क्या है आप लोगों के टॉप, ठीक है, एक्शियल एंड बॉटम, टॉप एक्शियल एंड बॉटम हेयर्स ऑफ डायफ्राग्राम। ठीक है, दीज आर दी, ये जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर डायफ्राग्राम के जो हेयर्स हैं, यानी इनकी बात कर रहा हूं अब मैं। ठीक है, ये जो तीन है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो मैंने उसको कहां दिखाया है, बी सी एंड ए, मतलब दिस इज बी ए एंड सी, इस टाइप से। ठीक है, तो ए बी सी आप लोगों को स्मॉल और कैपिटल दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा जो ए बी है, ठीक है, ए से जो बी तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, वो मेरा आई के बराबर है, जो कि मैंने आप लोगों को इस फिगर में भी शो कर दिया है। और आई क्या है मेरा, इंटरवल बिटवीन हेयर्स ऑफ डायफ्राग्राम। ठीक है, ये मुझे फिगर से भी पता पड़ रहा है कि भाई मेरे जो तीनों वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, आई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता पड़ गया। अब बात करते हैं अपन लोग, और आप लोगों को पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक आप लोगों को दिख रहा है एम। ठीक है, एम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एम आप लोगों को क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों का जो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये ए बी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि दोनों जो इंटरवल्स हैं आप लोगों को एक साथ दिख जाए।
ए बी है आप लोगों का एस के बराबर, तो मैंने फिगर में भी शो कर रखा है आप लोगों को यहाँ पर। दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एस, और एस आप लोग जानते हैं दैट इज स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, बात करें अपन इस एम की, तो एम में कह सकता हूं जो आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, कल मैंने आप लोगों से बताया था टैक्योमीटर जब जो थियोडोलाइट होता है उसका एक वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस को अपन लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि वर्टिकल एक्सिस आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, तो उसका जो वर्टिकल एक्सिस आ रहा होगा मैं कह सकता हूँ वो मेरे पॉइंट एम जो है आप लोगों को जो दिख रहा है वो मेरा वर्टिकल एक्सिस का पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम इज माई वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, F1 और F2 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो F होगा, ठीक है, अगर मैं F को यहाँ पर कैपिटल जो स्मॉल f से कर दूं, फोकल लेंथ बता देता हूं आप लोगों को, फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ माय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है, मेरी F के बराबर है। ठीक है, तो जो F1 है वो मेरा क्या हो जाएगा, F1 मेरा डिस्टेंस आ रहा है मेरे ऑब्जेक्टिव से लेके मेरे स्टाफ तक का। ठीक है, कहां तक का डिस्टेंस है मेरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड माय स्टाफ। ठीक है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा मैं कह दूं ये O से लेकर मेरा डिस्टेंस है A पॉइंट तक, C पॉइंट तक भी सेम है, तो यहां तक का मेरा डिस्टेंस है। F2 जो है, F2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आप लोगों का, मैं कह दूं क्रॉस वायर्स के बीच में जो आप लोगों को डिस्टेंस मिल रहा है वो है मेरा क्या, F2। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, F1 horizontal distance, horizontal distance of the staff from the objective, from the objective, ठीक है, from the objective O। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज दिस, दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर O। इसी तरीके से अगर मैं F2 को डिफाइन करना चाहूं, F2 हो जाएगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the cross wire, of the cross wire from O। ठीक है, दिस इज माई F2। D जो डिस्टेंस है आप लोगों का, स्मॉल d जो डिस्टेंस है, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिस्टेंस है ये आप लोगों का, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वर्टिकल क्योंकि एम पर आप लोगों का क्या आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड O। तो इस फिगर में भी आप लोगों को दिख रहा है, जो स्मॉल d मैंने आप लोगों को शो कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज स्मॉल d एंड O। तो ये मेरा वर्टिकल एक्सिस मैंने आप लोगों को बता दिया, दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस, और इसके O के बीच की जो दूरी है स्मॉल d है। वर्टिकल एक्सिस और स्टाफ के बीच की जो दूरी है वो मैं किससे शो कर रहा हूँ, कैपिटल D से शो कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं कह दूं ये डिस्टेंस मुझे चाहिए भी, मुझे निकालना भी है, जो मेरा D जो है वो कितना होगा। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट भी यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। वर्टिकल एक्सिस मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ही मैं अपने ग्राउंड पर पॉइंट को स्टैब्लिश करता हूं, यानी जो मेरा डिस्टेंस निकलेगा वो मेरा एम पॉइंट से ही मेजर होगा, मैं जहां पर मैंने स्टाफ को रखा है। तो ये चीजें आप लोगों को अगर एक बार ये सारे क्लियर हो चुका है आप लोगों के माइंड में, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी कि ए बी सी क्या है, स्मॉल ए बी सी क्या है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों के जो आप लोगों को स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, क्रॉस हेयर के जो बीच का जो इंटरवल है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लोगों को वो कंफ्यूजन में रहेगा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये पूरा डिटेल में अभी समझाया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसकी डेरिवेशन पर डायरेक्टली आ सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन से यहाँ से अपन लोग अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। सिंस द रेज, ठीक है, रेज जो मुझे आप लोगों के डायग्राम में दिख रही है, रेज कौन सी है मेरे पास, बी ओ बी एंड ए ओ ए पास थ्रू
पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, द ऑप्टिकल सेंटर, दे आर स्ट्रेट, ठीक है, दे आर स्ट्रेट सो दैट ट्राइंगल जो आप लोगों के दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल्स है मेरे पास ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास बी ए स्मॉल ओ बी, ठीक है। स्मॉल और इसमें ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ये जो लाइन लिखी है पहले मैं समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि ये जो मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अलग कलरिंग से मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। मैं बात कर रहा हूँ मेरा इस ए, ये जो आप लोगों का ट्राइंगल बन रहा है, बिगर ट्राइंगल ए ओ एंड बी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास स्मॉल ए ओ, ये वाला जो स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो रेज है मेरी ओ से पास कर रही हैं और स्ट्रेट लाइंस है। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं therefore f1 अपॉन f2 शुड बी इक्वल्स टू s अपॉन i, ठीक है, क्योंकि इससे इस ट्राइंगल का जो इंटरसेप्ट है वो s है, स्मॉल ट्राइंगल का इंटरसेप्ट i है, एक का जो डिस्टेंस है आप लोगों का f1 है और दूसरे का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास f2 है, ठीक है। therefore since I can say since f1 and f2 क्या है मेरे पास, f1 and f2 आप लोगों के कंजुगेट फोकल डिस्टेंसेस, कंजुगेट फोकल डिस्टेंसेस, कंजुगेट फोकल डिस्टेंसेस हैं आप लोगों के। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जो लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, therefore अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला आप लोगों ने जो पढ़ा है 12th में, ठीक है, अपन लोग ऑप्टिकल जो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा ऑप्टिक्स का, आपके पास फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एफ शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाई f(f1), किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, f(f1) से इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास, इसको मैं कराऊंगा f(f1), तो f से f कैंसिल, क्या बच जाएगा मेरे पास, f1 बच जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा f(f1) से तो f1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, f बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास f(f1) दोनों रहेंगे डिवाइडेड बाई f2। तो यदि अगर इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कराया है f(f1) से तो मुझे न्यू इक्वेशन ये मिल रही है, ठीक है। और मैं जानता हूं यहां से कि मेरा f1 अपॉन f2 किसके बराबर है, f1 अपॉन f2 मेरा s अपॉन i के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि f1 विल बी इक्वल्स टू f प्लस f s अपॉन i, ठीक है। मैंने f1 अपॉन f2 की वैल्यू क्या रख दी है, s अपॉन i यहां पर पुट कर दी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आने के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं जो मेरा डिस्टेंस d था, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल D की बात कर रहा हूं, यानी मेरे वर्टिकल एक्सिस से लेके मेरे स्टाफ की मैं बात कर रहा हूं। तो इस फिगर से अगर मैं देखूं तो मेरा जो D जो डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है, कैपिटल D है मेरे पास f1, यानी इस पॉइंट से लेकर मेरे स्टाफ तक का, यानी f1 जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें अगर यदि मैं स्मॉल d प्लस करा देता हूं तो मुझे कैपिटल D की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर इस डायग्राम से शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल D को लिख सकता हूं दिस वन बी इक्वल्स टू f1 प्लस स्मॉल d, ठीक है। और f1 की वैल्यू को मैं यहां से ले सकता हूं, f1 मेरे पास क्या हो जाएगा, f1 मेरे पास हो जाएगा f s अपॉन i, ठीक है, प्लस f प्लस d, ठीक है। ये f यहां पर आ गया है, इस d जो है मेरा वो यहां पर आ गया है, तो ये मेरा कैपिटल D का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है।
इस f प्लस डी को मैं क्या कर लेता हूं, मेरे ब्रैकेट में मैंने इसको लिख लिया है। तो इस d के फॉर्मूले को मैं फाइनलाइज करके यहां पर लिख देता हूं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा के एस, ठीक है, प्लस सी। जो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया है वो आया है मेरे पास के एस प्लस सी। तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये के एस प्लस सी कैसे आ गया। मैं यहाँ पर देख सकता हूं क्या हुआ है, मैंने अपने f अपॉन आई को, ठीक है, f अपॉन आई को मैंने k लिखा है एंड f प्लस डी को मैंने c लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले में f अपॉन आई को k लिखा है एंड f प्लस डी को मैंने क्या लिखा है, f प्लस डी को मैंने c लिखा है। तो अब बात आती है कि ये k और c क्या है। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को कल भी मैंने एक एडिटिव कांस्टेंट करके एक टर्म मैंने यूज करी थी। तो f प्लस डी जो कि c के बराबर है, दिस इज माई एडिटिव कांस्टेंट एंड f अपॉन आई जो मेरा k के बराबर है, दिस इज माई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। The f plus d equals to c is additive constant, ठीक है, and f upon I equals to k is multiplying constant, ठीक है। तो मेरे पास जो d का जो फॉर्मूला, जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो मेरे पास आता है क्या, के एस प्लस सी, ठीक है, के एस प्लस सी आप लोगों का फाइनल फॉर्मूला टेक्योमेट्री के केस में ड्राइव होकर आ गया है, ठीक है। अब अपन इसको अलग अलग मेथड से देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दिया गया है, दिस इक्वेशन is known as distance इक्वेशन। क्या कहा गया है इसको, डिस्टेंस इक्वेशन इसको नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस इक्वेशन है आप लोग इसको अलग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसको अपन अल्टरनेटिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसको अल्टरनेटिव मेथड से कैसे निकालेंगे उसको भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक फिगर आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज माई अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ये अल्टरनेटिव मेथड है, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मुझे डिस्टेंस इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन निकालनी है मुझे, डिस्टेंस इक्वेशन जो मैंने अभी ड्राइव करी, ठीक है। उसी को मुझे क्या करना है, उसी को मुझे फाइंड आउट यहां पर करना है। तो कैसे करेंगे उसको अपन सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को इस पॉइंट पर O के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। जो मेरा जो स्टाफ रखा हुआ है वो मेरे B पॉइंट पर रखा हुआ है। B पॉइंट पर आप लोगों को मैं कह दूं जो वर्टिकल इंटरसेप्ट मिल रहा है, स्टाफ इंटरसेप्ट मिल रहा है, वो कितना है, S के बराबर है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस से दूरी मेरी जो कि d है, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, वो मेरी B पॉइंट तक कितनी है उसको मैंने कैपिटल D से शो कर रखा है, ठीक है। यहां पर बात आती है इस f की, ठीक है, कि ये f क्या है, ठीक है। इसको यहां पर ही मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं, ठीक है। f जो है आप लोगों के पास, ठीक है, वो है आप लोगों का एक्सटीरियर प्रिंसिपल ऑफ, मैं कह दूं फोकस, ठीक है, एक्सटीरियर प्रिंसिपल, ठीक है, एक्सटीरियर प्रिंसिपल, ठीक है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक्सटीरियर प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और जो मेरी रे है कौन सी, बी डैश, वो आप लोगों की एफ से पास होके जा रही है, और जो मेरी ए डैश जो है मेरी, वो भी मेरी कहां से पास होके जा रही है, वो भी मेरी एफ से पास होकर निकल रही है, ठीक है।
और एक रे है आप लोगों की जो मेरी बी से स्टार्ट हुई है, ठीक है, बी से स्टार्ट होकर ओ से पास होती हुई वो स्मॉल बी तक पहुंची है, और इसी तरीके से ए से स्टार्ट होकर ओ से पास होकर मेरी ए तक आप लोगों की जो रेस है वो आप लोगों की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको देखने के बाद जो कि डिस्टेंसेस आप लोगों को F1 F2 दे रखे हैं, जो आप लोगों को क्रॉस हेयर के बीच में जो इंटरसेप्ट होता है वो आप लोगों को फिर से उसी फॉर्म में आप लोगों को आई दे रखा है, दिस इज आई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देखेंगे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स आप लोगों के पास बन रहे हैं, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल्स है मेरे पास, ए एफ बी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है मेरा ए डैश एफ बी डैश। कौन कौन सा, ए, दिस इज ए पॉइंट, एफ एंड बी, ये क्या बड़ा वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, और एक छोटा बन रहा है मेरे पास बी डैश एफ ए, ठीक है। दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, और ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। यदि ये मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मैं यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ। फिर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या हो जाएगी, एफ सी जो मेरा है अपॉन ए बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू, आई कैन से ओ एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो एफ सी जो आप लोगों को दिख रहा है, एफ सी ये मेरा वाला है, ठीक है, दिस इज माई एफ सी, और इस ट्राइंगल में डिस्टेंस कितना है वो ओ एफ, तो एफ सी एंड ओ एफ। जो इसका बेस अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है मेरा ए से लेके बी तक ए बी, और इसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो मेरा आ रहा है ए डैश और बी डैश के बीच में। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी है आप लोगों की, ठीक है। ये मेरा जो आपका होगा, ठीक है, ओ एफ जो है आपके पास, ये मेरा किसके बराबर होगा, ये मेरा एफ अपॉन आई के बराबर होगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आई, ठीक है। अब ये मेरा जो f अपॉन आई के अगर ये मेरे बराबर होता है, ठीक है, तो ये किस तरीके से अपन लोग इसको समझना चाह रहे हैं, आप लोग समझे कि जो मेरा a डैश और जो मैं आप लोगों से कह दूं, ठीक है, a डैश b डैश जो है आप लोगों का, ये जो डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या मेरा a और b के बराबर है, स्मॉल a जो b है, हाँ ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो मेरा किसके बराबर है, वो मेरा i के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, वो मेरा आई के आप लोगों के बराबर आ रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ओ, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ ये ओ, और ये है एफ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना शो कर रखा है आप लोगों को, वो शो कर रखा है आप लोगों को एफ। तो मैंने ओ एफ की वैल्यू को लिख दिया एफ, ए डैश बी डैश को लिख दिया मैंने आई। तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी को फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो मेरा एफ सी है, ठीक है, यहां से अगर मैं एफ सी की वैल्यू निकालूं तो एफ सी मेरा क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई, ठीक है, इंटू ए बी, ठीक है, एफ अपॉन आई इंटू ए बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिस इज माई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एफ अपॉन आई इंटू ए बी मेरे पास निकल कर आ चुका है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरा एफ अपॉन आई इंटू ए बी क्या है मेरे पास, मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट है, तो मैंने इसको स्मॉल एस से शो कर दिया। तो यदि अगर मैं अब आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग कैपिटल डी को फाइंड आउट करें, ठीक है, तो जो मेरा कैपिटल डी होगा, क्या मैं उसको एफ सी, कहाँ एफ सी प्लस, आई कैन से एफ प्लस डी लिख सकता हूं, ठीक है, दिस इज माई स्मॉल एफ। क्या अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं। ये मेरे पास कैपिटल डी था, ठीक है, कैपिटल डी में ये जो डिस्टेंस है मेरा, दिस इज माई एफ पॉइंट, ये मुझे दिख रहा है ये मेरा एफ पॉइंट है, और ये मेरा कौन सा है, सी पॉइंट है, दिस इज माई सी। तो ये एफ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, स्मॉल एफ, और ये कितना है, स्मॉल डी। तो अगर मैं ये डिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं तो मेरे पास डी निकल कर आ जाता है। तो मैं डी को लिख सकता हूं एफ सी प्लस स्मॉल एफ प्लस डी, ठीक है।
अब FC की जो वैल्यू है अभी आप लोगों ने निकाली, ठीक है, FC की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, स्मॉल f अपॉन आई इंटू इंटरसेप्ट s प्लस f प्लस डी, ठीक है। तो फिर से अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग f अपॉन आई को क्या कर दें, f अपॉन आई को तो आप लोग मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यानी k से आप डिनोट कर दें, s विल बी रिमेन्स एज इट इज, एंड स्मॉल f प्लस d को आप लोग किससे शो कर दें, c से शो कर दें यानी एडिटिव कांस्टेंट से। तो मैंने इस मेथड से भी क्लियरली देख सकता हूं कि मेरे पास जो आप लोगों की डिस्टेंस इक्वेशन थी वो सेम निकल कर आ रही है, ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इक्वेशन, ठीक है। तो जो आप लोगों को जो एफ पॉइंट है यहाँ पर, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सटीरियर प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव बताया था, ठीक है, इसको कई बार नाम दिया जाता है एनालिटिकल पॉइंट, ठीक है। मेजर बात जो है एफ को, जो कि अपना एक्सटर्नल प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव था, उसको नाम दिया जाता है एनालिटिक पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने अल्टरनेटिव मेथड डिस्कस कर लिया। डिस्टेंस इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मेरे पास आता है कि मैं इस k की वैल्यू को और c की वैल्यू को यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को और एडिटिव कांस्टेंट को किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। अब भाई मैं, क्योंकि मेरे को d तो निकालना ही है, टैक्योमेट्री मैंने की है, तो मुझे ये दोनों चीजों को भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास दो मेथड्स होते हैं, उन दो मेथड्स को अब अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपन k और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट k एंड c, ठीक है। तो जो आप लोगों के द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट k एंड द एडिटिव कांस्टेंट c, वो आप लोगों के दो मेथड से निकल सकती है, मैंने बताया। और यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं पहले फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां पर अपन जानेंगे कि इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यानी c की जो वैल्यू होती है, ठीक है, c की वैल्यू को आप लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, जबकि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को आप लोग फील्ड ऑब्जर्वेशन की मदद से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी c जो है मेरा इज मेजर्ड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किससे फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, इंस्ट्रूमेंट से। और जो k है मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, उसको मैं फील्ड ऑब्जर्वेशन की मदद से निकालता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जो आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी एक दूरी पर रखे हुए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर आप लोग उसको फोकस करेंगे, ठीक है, और मेजर करेंगे आप लोग डिस्टेंस जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव और क्रॉस एयर के बीच में है। तो आप लोगों को एक इक्वेशन वहां पर मिल जाएगी। इक्वेशन आप लोगों को क्या मिलेगी, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/f1 एंड प्लस 1/f2, ठीक है। और यहां पर मैं कह सकता हूं सिंस माय f1 जो है आप लोगों का, f1 इज वेरी लार्ज, ठीक है, f1 इज वेरी लार्ज इन दिस केस, F1 जो होगा आपका वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि जो आपका स्टाफ है वो काफी ज्यादा दूर रखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव से स्टाफ का वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में मेरा जो F है, ठीक है, F विल बी नियरली इक्वल टू F2। तो जो मेरा F है वो मेरा F2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक ये चीज मेरे को क्लियर हो गई है कि मेरा f और f2 बराबर हो गए हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो मेरा f है, ठीक है, वो मेरे किसके बराबर हो गया है, f मेरा बराबर हो गया है डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस हेयर, ठीक है, जो आप लोगों का क्रॉस हेयर है, जो आप लोगों का डाइफरग्राम है, उससे ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करें जो डिस्टेंस आप लोगों के पास आ रहा है d, स्मॉल डी, जो मैंने आप लोगों को फिगर में शो किया था, वो किस किस के बीच में, इंस्ट्रूमेंट का जो वर्टिकल एक्सिस था उसके बीच में, और ऑब्जेक्टिव जो था आप लोगों का वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। किस केस में, जब आप लोग यूज कर रहे हैं
एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज ग्रेटर फॉर शॉर्ट साइड्स एंड इट विल बी स्मॉलर फॉर लॉन्ग साइड्स। ठीक है, ये चीज ज्यादा होगी आप लोगों के शॉर्ट साइड्स के लिए जब आप लोग पास की चीज को देखेंगे, और ये चीज स्मॉल हो जाएगी जब आप लोग दूर की चीजों को देखेंगे। तो इट शुड देयरफॉर बी मेजर्ड फॉर एवरेज साइड। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए मेजर होनी चाहिए, ये मेरी मेजर होनी चाहिए एवरेज साइड के लिए, यानी लॉन्ग प्लस शॉर्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक तरीके से एवरेज जो लेना है, तो एवरेज कैसे लेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन लोग ये थोड़ी छोटी दूरी पर अपने स्टाफ को रखते हुए लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड्स और लॉन्ग साइड्स को ले लेंगे और उनको सबको आपस में प्लस करा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा के आप लोग एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। तो यहां पर मैं कह दूं कि आप लोगों ने एफ फाइंड आउट कर लिया जो कि आप लोगों का F2 के बराबर हो गया था। डी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि डी अपन लोग फाइंड आउट करेंगे स्टाफ को दूर रख के या फिर पास रख के। तो मेरे F प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई है, एडिटिव कांस्टेंट मेरे पास निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो मैं F और D दोनों चीजें यहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूं। अब बात करते हैं कि K कैसे निकलेगा। तो K के लिए क्या करेंगे आप लोग, टू मल्टीप्लाई टू फाइंड आउट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट अपन मेजर अ नोन डिस्टेंस D1, एक डिस्टेंस जो मुझे पहले से पता है D1। ठीक है, मैं उस पर क्या लूंगा, मेरा इंटरसेप्ट लूंगा, यानी टेलीस्कोप से फोकस करके वहां पर मैं स्टाफ लूंगा, स्टाफ रीडिंग जो आएगी दोनों बीच की वो मैं वहां पर S1 निकाल लूंगा। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ साइट रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो मैं कह सकता हूं जो अभी आप लोगों को मैंने इक्वेशन निकलवाई, वो क्या निकलवाई है मैंने, D1 प्लस KS1 प्लस C। तो C आई कैन से कि ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया है, या फिर मैं आप लोगों से कह दूं कि ये मेरे पास नोन है। ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट जो है वो मेरे पास क्या है, नोन है। तो एडिटिव नोन कैसे होता है, वैसे तो आप लोगों के पास जो थियोडोलाइट और जो आप लोगों के पास टैक्योमीटर आता है वो कोई कंपनी बना के देती है, कंपनी बना के देती है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट का एडिटिव कांस्टेंट आप लोगों को पहले से ही निकाल के बताती है। तो इस सी की वैल्यू को आप लोग डायरेक्टली उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो सी मुझे पता है। D1 मैंने आप लोगों को बताया कि D1 मेरे पास एक नोन डिस्टेंस है। ठीक है, जिस पर मैंने स्टाफ रीडिंग ले चुका हूं। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, D1 अगर मुझे डिस्टेंस पता है, वहां से मैंने स्टाफ इंटरसेप्ट ले लिया है, तो यहां से मैं K की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। K की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, D1 माइनस C अपॉन S। D1 नोन है, C नोन है, वर्टिकल जो स्टाफ आप लोगों ने इंटरसेप्ट आ रहा था वो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट से निकाल लिया, तो वहां से मैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट। सेकंड मेथड की बात करते हैं। ये भी आप लोगों का बहुत सिंपल मेथड है और बहुत ही मतलब मैं कह दूं आप लोगों को फील्ड में है। ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन ही इसमें काम आती है। तो जो फर्स्ट मेथड से इसका मैं कह दूं कि इसकी जो डिफरेंशिएट अपन इस मेथड को करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि वहां पर जो एडिटिव कांस्टेंट था वो मेरा बेस्ड था किसके, इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बेस्ड था मेरा फील्ड ऑब्जर्वेशन पर। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोनों ही कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइंग और एडिटिव, दोनों की दोनों मेरे फील्ड ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, बोथ कांस्टेंट आर डिटरमाइंड बाय फील्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब यहां पर बात करें कि किस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन को मेजर करेंगे। मैं मान के चलता हूं कि वो मेरी 200 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और जो ग्राउंड है मेरा वो फेयरली लेवल्ड है। वहां पर आप लोग 50-50 मीटर की दूरी पर या फिर किसी भी एक नोन डिस्टेंस पर आप लोग क्या करेंगे, पैग्स को लगा देंगे। ठीक है, लाइन मेजर करनी है लगभग 200 मीटर की, और जो लेवल ग्राउंड है आप लोगों का, पैग्स लगाने हैं अपन को 50 मीटर पर। ठीक है, फिर क्या करना है आप लोगों को, 50-50 मीटर पर जो आप लोगों ने पैग्स लगाए हैं वहां पर आप लोगों को स्टाफ रखना है अपना। ठीक है, और स्टाफ रखकर मुझे वहां की कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टाफ इंटरसेप्ट आ रहे हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे लेने हैं। आप लोग बार बार स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पर वर्ड आ रहा है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मैं ओ पॉइंट पर रख के स्टाफ को देखूंगा तो आप लोगों के जो इस तरीके के जो मैंने बताया था स्टेडिया हेयर्स होते हैं और क्रॉस हेयर्स होते हैं, ये 3 रीडिंग देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो स्टेडिया हेयर्स के बीच का जो आप लोगों को यहाँ पर जो दिखेगा डिस्टेंस, ये 2 रीडिंग्स दिखेंगी, उन दोनों के बीच का जो
डिस्टेंस है वो मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट कहलाता है एस। यहाँ पर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे, 50-50 मीटर पर स्टाफ को रख के हॉरिजॉन्टल साइड देखते हुए अपन क्या कर लेंगे, मेरे स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा। ठीक है, दिस इज माय सेकंड स्टेप। फिर क्या करना है आप लोगों को, knowing the values of d and s for a different points, a number of simultaneous equations can be formed। यानी भाई आप लोगों को d पता है, d कैसे पता है मुझे पहले से ही, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताया कि 200 मीटर लॉन्ग आपने पहले ही मेजर कर लिया। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों ने पैग्स लगाए हैं वो अपने 50-50 मीटर्स पे लगाए हैं, 50 मीटर्स पे लगाए हैं, यानी मेरे डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू मेरी 50 मीटर हो गई, यानी डी मुझे पहले से ही पता है। एस जो है वर्टिकल, वो जो आप लोगों का इंटरसेप्ट आ रहा है वो आप लोगों ने टैक्योमीटर की मदद से डिस्टेंस निकाल लिया है हर 50 मीटर पर। तो ये दोनों ही चीज मुझे पता है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस इक्वेशन बनती है d इक्वल्स टू के एस प्लस सी, ऐसी कई सारी इक्वेशन मुझे 50, 100, 150 और 200 मीटर पर जो आएंगी वो ऐसी कई सारी इक्वेशंस मेरे पास आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ सक्सेसिव पेयर विल गिव द वैल्यू ऑफ के एंड सी, यानी किसी भी दो साथ की इक्वेशंस को यूज करके, ठीक है, यानी 50 मीटर और कौन सी आप लोगों की 100 मीटर की जो इक्वेशन आएगी उससे मैं के और सी की वैल्यू को निकाल सकता हूं इजीली। कैसे देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां पर कि यदि मेरा S1 है स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है, जो कि आप लोगों का D1 डिस्टेंस पर आ रहा है। ठीक है, D1 डिस्टेंस मुझे नोन है और वहां पर स्टाफ इंटरसेप्ट आ रहा है मेरा S1, और D2 वो भी डिस्टेंस मुझे नोन है और लेकिन वहां पे जो स्टाफ इंटरसेप्ट आ रहा है S2। तो अब मैंने आप लोगों को बता रखा हूं कि अगर आप लोग इस तरीके से मेजर करते हैं तो आप लोगों का स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोगों का जो मैं कह दूं स्टाफ दूर जाता रहेगा, वो जो आप लोगों का स्टाफ इंटरसेप्ट है S1 ये छोटा है, S2 उससे बड़ा है, S3 उससे बड़ा है, ये चेंज होते रहते हैं। तो D1 डिस्टेंस पर S1, D2 डिस्टेंस पर है S2। तो D1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, D1 की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास KS1 प्लस सी, staff intercept at 1 multiplying constant k and this will be c। इंस्ट्रूमेंट तो मेरा सेम है, यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एडिटिव कांस्टेंट सेम रहेंगे। तो d2 के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, d2 के पास मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी k इंटू S2 प्लस c। S2 क्या हो गया, मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट एट सेकंड पॉइंट। तो अगर मैं फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देता हूं इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बचेगा, d2 माइनस d1 कराना है आप लोगों को। जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d2 माइनस d1 हो जाएगा। ठीक है, ks2 माइनस ks1 आ जाएगा। ठीक है, और c से c मैं कह सकता हूं मेरा कैंसिल आउट, यानी या फिर मैं कह दूं जीरो हो जाएगा, c माइनस c विल बी जीरो। ठीक है, तो k S2 माइनस S1 आप लोगों का बराबर हो जाएगा D2 माइनस D1 के। तो यहां से मैं k की वैल्यू को निकाल सकता हूं D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है k की। ठीक है, इस k की वैल्यू को जो मैंने अभी निकाली है, यदि मैं इसको फिर इक्वेशन में रख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं इस वैल्यू को रखता हूं तो वहां से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन से c मेरे पास होगा d1 माइनस के S1। ठीक है, तो d1 इज एज इट इज, जो आप लोगों ने k निकाला है इस k की वैल्यू d2 माइनस d1 S2 माइनस S1 आप लोगों ने, दिस इज k एंड दिस S1 विल बी एज इट इज। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई c की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है d1 S2 माइनस d2 S1 डिवाइडेड बाई S2 S1, दिस इज माई एडिटिव कांस्टेंट। तो दूसरे वाले मेथड से भी मैंने मेरे k और c की वैल्यू को क्या कर लिया है, k और c दोनों की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो इन दोनों ही मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग, मैं कह सकता हूं कि एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट के लिए
हॉरिजॉन्टल साइट हो, इंक्लाइन साइट हो, मैं वहां पर डिस्टेंसेस जो हैं, चाहे वो वर्टिकल डिस्टेंसेस हो चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हो, उनको इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज मेरे को देखनी है कि वो अपन लोग उसको किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए अपन लोग, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अब मैं अलग अलग डिफरेंट केसेस के लिए मैं उसको सॉल्व करूंगा। और जो सबसे पहला केस है मेरे पास वो आएगा आप लोगों के पास, डिस्टेंस और एलिवेशन फॉर्मूले अपन लोगों को निकालने हैं जब आप लोगों का स्टाफ क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, और साइट कैसी है आप लोगों की, साइट है आप लोगों के पास इंक्लाइंड। ठीक है, इसका मेरा मतलब है कि यदि अगर मैं एक ग्राउंड सरफेस लेकर चल रहा हूं, तो यदि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से मैं स्टाफ को देखूंगा तो स्टाफ इज माय वर्टिकल, यानी वो नॉर्मल टू द साइट नहीं है, और जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो मेरी कैसी है, वो इंक्लाइंड है। तो यहाँ से दो वर्ड आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि अपन क्या केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, कि इंक्लाइंड साइट है मेरे पास और स्टाफ जो है वो मेरे पास वर्टिकल है। ठीक है, तो इस केस को अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक डायग्राम आप लोगों को दे रखा है, उस डायग्राम में आप लोगों को मेंशन कर रखा है कि यदि ये जो मेरा M पॉइंट है, दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस ऑफ माय टैक्योमीटर, यानी इस पॉइंट के हिसाब से जो ग्राउंड पर ये पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट है आप लोगों के पास P। ये P मेरा क्या हो गया, ये मेरा P पॉइंट हो गया मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ठीक है, और जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास हो रहा है आप लोगों के टेलीस्कोप का, ग्राउंड से लेकर पी पॉइंट से लेकर उसकी जो हाइट आप लोगों को मेंशन है, हाइट है आप लोगों के पास h। ठीक है, h हाइट आप लोगों को गिवन है यहाँ पर। o आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर आप लोग इसको कह सकते हैं। जो डिस्टेंस है p पॉइंट का, आप लोगों ने जहां पर अपना वर्टिकल स्टाफ रखा है, दैट इज अ पॉइंट q। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, D है। जो हॉरिजॉन्टल साइट आप लोगों की ग्राउंड पर जो यहाँ पर मिल रही है स्ट्रेट, वो मिल रही है मुझे Q डैश पर। ठीक है, Q डैश यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज माय Q डैश। और जहाँ पर ग्राउंड सरफेस पे आप लोगों को मैं कह दूं कि स्टाफ आप रख पा रहे हैं, वो है पॉइंट मेरे पास Q। ठीक है, ये मेरे पास वर्टिकल इंटरसेप्ट है, सॉरी वर्टिकल स्टाफ है मेरे पास। जब मैं इस O पॉइंट से मेरे इस वर्टिकल स्टाफ को मैं लाइन ऑफ साइट को मैं देख रहा हूं, तो लाइन ऑफ साइट मेरी जो है वो इंक्लाइंड है, और इंक्लिनेशन जो है आप लोगों का, मैं कह दूं हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट का, वो कितना है, थीटा है। ठीक है, कितना दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि जो इंटरसेप्ट आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट जो स्टाफ इंटरसेप्ट आप लोगों को मिलेगा स्टीडिया वायर के थ्रू क्रॉस हेयर्स, और उसका वो है मेरे पास जो दिख रहे हैं पॉइंट A, C एंड B। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, A, C एंड B। इस मैं कह दूं आप लोगों को जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो टॉप स्टीडिया जो हेयर है आपका और जो बॉटम स्टीडिया हेयर है, उसके जो एंगल बन रहा है बीच में लाइन ऑफ साइट के आप लोगों के, वो है लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, एंगल है आप लोगों के पास बीटा। और मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वर्टिकल एक्सिस का जो पॉइंट है M से लेकर आप लोगों का जो डिस्टेंस है आप लोगों का C पॉइंट तक का, ठीक है, वो डिस्टेंस है आप लोगों के पास L। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के भी मेंशन कर रखी है। P मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, Q मेरा स्टाफ स्टेशन हो जाएगा, M मेरी पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस हो जाएगी, वर्टिकल एक्सिस जो आ रहा है। ठीक है, O मेरा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल A, C एंड B जो है मेरे, वो मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द रीडिंग्स ऑफ 3 हेयर्स जो आप लोगों को दिखते हैं। ठीक है, टॉप, बॉटम और मिड में जो आप लोगों को क्रॉस हेयर मिलता है। S की जो वैल्यू है वो मेरे स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है, स्टाफ इंटरसेप्ट जो आप लोगों को मिल रहा है वो A से लेके B के बीच में जो मिल रहा है, दिस इज माय स्टाफ इंटरसेप्ट S। ठीक है, आई जो है आप लोगों का वो स्टडिया इंटरवल हो जाएगा टॉप और बॉटम हेयर्स के बीच में, जो आप लोगों को मिलेगा डिस्टेंस, वो मेरा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। थीटा जो है आप लोगों के पास, थीटा है आप लोगों का इंक्लिनेशन ऑफ LOS यानी लाइन ऑफ साइट फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एल जो है आप लोगों ने जो लेंथ मेजर करी है,
ठीक है, जो कि मेरे M से लेके C पॉइंट तक है, दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ साइट। MC जो है डिस्टेंस इज L, ठीक है। D जो है मेरा, वो D मेरा किसके बराबर हो जाएगा, मेरा M से लेके Q डैश जो मेरे को दिख रहा है, ये लाइन मेरी जो डिस्टेंस है वो मेरी कैपिटल D है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। B जो है मेरा V, वो मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट है Q पर, ठीक है। Q पर जो आप लोगों को इंटरसेप्ट मिल रहा है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल से, तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल आप लोगों की Q डैश पे मिल रही है आप लोगों को, और जो मैं कह दूं आपको लाइन ऑफ साइट जो यहाँ पर मिल रही है स्टाफ है, वो मेरा C। तो C के से लेके Q डैश तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल्स टू V, और V क्या है, वर्टिकल इंटरसेप्ट एट Q, किस किस के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को जो मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, h मिल रहा है। r जो आप लोगों को मैंने वैल्यू दिखा रखी है, जो कि ग्राउंड लेवल से लेकर आप लोगों की लाइन ऑफ साइट जिस पॉइंट पर मिल रही है C पॉइंट पर, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है, जिसको अपन कहेंगे सेंट्रल हेयर रीडिंग, यानी सेंट्रल हेयर आप लोगों का किस पॉइंट पर आप लोगों को स्टाफ में मिल रहा है, दैट इज सेंट्रल हेयर रीडिंग। तो इसमें अपन लोग देखते हैं किस तरीके से अपन लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे अपने D और L को, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जो मेरी लाइन होगी A डैश C B डैश, ठीक है। लाइन कौन सी है मेरे पास, A डैश C B डैश, दैट इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट OC। तो डायग्राम में देखते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए, कि मेरे पास एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है A डैश C B डैश, ठीक है, और ये मेरी नॉर्मल है किसके, नॉर्मल लाइन जो मेरी OC यानी लाइन ऑफ साइट के, ये क्या है, नॉर्मल, यानी कह सकता हूं मैं मेरे 90 डिग्री पर आप लोगों की आ रही है। तो आप लोगों को एक एंगल दिख रहा होगा, एंगल है आप लोगों के पास A डैश, ठीक है। एंगल क्या है मेरे पास, A डैश C, ठीक है। A डैश C जो एंगल है आप लोगों के पास, उसकी वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है आप लोगों का COA डैश का, ठीक है। COA डैश कौन सा है मेरे पास, C, दिस इज C पॉइंट, O, ठीक है, A डैश, यानी ये ट्राइंगल की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस ट्राइंगल जो आप लोगों का बन रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास कौन सा, A डैश C, ठीक है। यानी ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस छोटा सा ये जो एंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, इस ये एंगल की वैल्यू एक्सटीरियर होने की वजह से इस एंगल की जो वैल्यू मेरे पास मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल है मेरे पास बीटा, तो आप लोगों के पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है 90 डिग्री प्लस बीटा बाई 2। सिमिलरली आप लोग दूसरा ट्राइंगल देखें COB डैश, कौन सा ट्राइंगल देखना है आप लोगों को, COB डैश, एंगल आप लोगों को देखना है OB डैश C, तो ये एंगल मेरा B डैश C के बराबर हो जाएगा, और एंगल होगा मेरा 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2। देखते हैं इसको कैसे होगा मेरे पास, ठीक है। ट्राइंगल है COB डैश, यानी C, दिस इज O एंड दिस इज B डैश, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्राइंगल जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, इसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर मेरा कितना है, बीटा बाई 2 है, ठीक है। जो एंगल आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एंगल कौन सा है मेरे पास, एंगल है आप लोगों के पास, यू कैन से बी, क्या है मेरे पास, O B डैश C, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ B डैश C, यानी O B डैश C, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, इसको मैं नाम दे सकता हूँ B डैश C के बराबर भी, ठीक है। यदि ये एंगल मैं कह दूं आप लोगों से कि ये मेरा बीटा बाई 2 है, ठीक है, ये एंगल मेरा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई कैन से बीटा बाई 2 आप लोगों के पास आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास आ गया है 90 माइनस बीटा बाई 2। तो जो एंगल है आप लोगों का A डैश C, ठीक है, ये आप लोगों का बराबर हो जाएगा B डैश C के, जो कि है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक ये टर्म मेरे पास निकल कर आई है कि किस तरीके से अपन इसको यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं आप लोगों के पास कि जो आप लोग ट्राइंगल ले रहे हैं A C डैश, A C A डैश, इसमें अगर मैं A
डैश सी निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, ए सी डैश ए, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए सी ए डैश। ठीक है, यानी छोटा सा ये जो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है इसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, दिस इज ए डैश सी। ठीक है, ये जो एंगल है आप लोगों का, ये एंगल है आप लोगों के पास थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कह दूं आप लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी है मुझे ए डैश सी की। ठीक है, ए डैश सी निकालना है तो अगर मैं cos थीटा से अगर मैं निकालता हूं तो ए डैश सी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी cos थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू को अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये चीज निकाल सकते हैं, वही चीज मैंने आप लोगों की यहाँ पर लिखी है। दूसरी चीज अगर आप लोग देखेंगे ए डैश बी डैश जो होगा, ठीक है, ट्राइंगल जो आप लोग देखेंगे ए डैश एंड बी डैश की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन है मेरी, ठीक है, उसको निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो आपने ए डैश सी की वैल्यू निकाली है, वो कितनी आ रही है मेरे पास, ए सी कॉस थीटा। अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि आप बी डैश सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो बी डैश सी की भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सी भी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ए डैश बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो ए बी कॉस थीटा आ जाएगी। ठीक है, और ए बी जो है वो मेरा वर्टिकल क्या है, इंटरसेप्ट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एस कॉस थीटा अगर मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास वैल्यू आ गई है ए डैश बी डैश की। तो जो मेरी ए डैश बी डैश लाइन है ये मेरी परपेंडिकुलर है मेरी लाइन ऑफ साइट के। ठीक है, तो मेरी डिस्टेंस इक्वेशन मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी। ठीक है, जो मेरा डी डिस्टेंस है वो मेरा m से लेके c तक वेरी कर रहा है, तो एम सी दिस विल बी इक्वल्स टू l। ठीक है, क्योंकि d और l मेरे क्या होंगे, दोनों ही क्या हैं, मैं कह रहा हूं कि वो बराबर है। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, के एस प्लस सी के। ठीक है, s जो आ रहा है मेरा, ठीक है, a डैश बी डैश, ठीक है, प्लस c के बराबर आप लोगों का ये चीज आ गई है। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों से कि जो k मेरा एज इट इज रह जाएगा, ए बी डैश की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, एस कॉस थीटा प्लस सी आप लोगों के पास आ गया है। तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा d, ठीक है, अगर मैं उसको निकालता हूं, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, एल कॉस थीटा यानी एल की वैल्यू मैं कहां से पुट करूंगा, ये रही मेरे पास के एस कॉस थीटा प्लस सी इंटू कॉस थीटा। तो मेरे पास डी की इक्वेशन आ गई है फाइनली, के एस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सी कॉस थीटा। ठीक है, ये एम सी की ही वैल्यू है, तो ये मेरे पास डी की वैल्यू यहाँ पर आई है एल कॉस थीटा पुट करके, तो ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। आपको v निकालना है तो v हो जाएगा एल साइन थीटा, एल की जो वैल्यू है आप लोगों ने यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप साइन थीटा के साथ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ के एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, तो उसको मैं फाइनली इस रूप में भी लिख सकता हूँ, के एस साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों का मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेस्ड पर ये डेरिवेशन है। तो आप लोग इस डेरिवेशन को एक बार देखें, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट हो। ठीक है, आप लोग मेरे से पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे आप लोग पिन कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ अगर पहले भी क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा मेरा टेलीग्राम चैनल है सिविल बाई नितेश, आप लोग उसमें अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है या फिर और कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मेरे से उस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और आप लोगों के कमेंट का जो जवाब है वो मैं जरूर दूंगा, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों से ये है कि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ें, इस चीज़ को कवर करें। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ जो बाकी के केसेस हैं उनको डिस्कस करूंगा, और इस पर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस किस तरीके से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो कि मेरे गेट और ईएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गेट और ईएससी बैच के लिए, जो कि आप लोगों का अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। मैं बता दूं आप लोगों को, इस चैनल पर बहुत सारी फैकल्टीज जो हैं, क्वालिफाइड फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ा रही हैं। आप लोग उनसे, मैं जानता हूं कि आप उनसे मिल भी चुके होंगे, उनसे क्लासेस भी ले चुके हैं, तो उन्हीं में से ही कई फैकल्टीज आप लोगों की
आपके गेट और ईएससी के बैच को प्लस पर भी ले रही हैं। यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको फैकल्टीज मिल रही हैं वो टाइम टू टाइम अपने बेस्ट सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को गेट और ईएससी के लिए प्लस पर मिलेंगी। ठीक है, वहां पर आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल होगी, लाइव आप लोगों की क्लासेस रहती हैं टाइम टू टाइम, पूरा कोर्स आप लोगों को वहां पर होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोग बहुत सारी एन नंबर ऑफ फैकल्टीज से वहां पर पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एक ही फैकल्टी से पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को आप कई सारी फैकल्टीज से वहां पर पढ़ सकते हैं कि आप लोगों के लिए वो पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है नितेश10 NITESH10। अगर आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 10% ऑफ वहां पर मिलेगा। ठीक है, आप लोग हमारी टीम के साथ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है हमारा अनअकैडमी गेट एंड ESC CE। ठीक है, आप लोग जब सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पर आप लोगों को जो डेली जो क्लासेस हैं उनके पीडीएफ में एज अ नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, सारी अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो इस चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़िए। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारा catrix.mac। यहाँ पर आप लोगों को डेली आप लोगों को काफी सारी अपडेट्स मिलती हैं, आप लोगों की क्वेरीज वहां पर रिजॉल्व होती हैं, और मैं कह सकता हूँ आप लोगों को एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रह के आप लोग अप टू डेट रहते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।